अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेडिएशन काउंटर के बारे में बात करने वाले हैं। रेडिएशन डिटेक्टर्स का हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था। एक डिटेक्टर जो है वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, विल्सन क्लाउड चैम्बर। आज हम गिगर मुलर काउंटर को डिस्कस करने वाले हैं। ये काउंटर काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कमर्शियल लेवल पर इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ जो है वो हो रहा है। गिगर मुलर बेसिकली एक साइंटिस्ट है जो कि लॉर्ड रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। और लॉर्ड रदरफोर्ड आप जानते ही हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं उनके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस से निकलने वाली रेडिएशन के बारे में ये दोनों स्टडी कर रहे थे। तो लॉर्ड रदरफोर्ड और उसके सरपरस्ती ये काम कर रहा था। इसने ये काउंटर जो है वो बनाया, गिगर मुलर काउंटर अपने नेम से, फिर इसका नाम जो है वो गिगर मुलर काउंटर रखा। इस काउंटर के अंदर हम आम तौर पर जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं वो वही हैं जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस हैं, जो कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस में या किसी डिसइंटीग्रेशन में या रेडियो एक्टिविटी के अमल में खारिज हो रही होती हैं। अब हमने स्टडी ये करना है कि ये काउंटर किस तरह से बना और किस तरह से इसकी वर्किंग है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं अपने प्रोसेस के अंदर। तो आइए बेटे डिस्कस करते हैं गिगर मुलर काउंटर। गिगर मुलर काउंटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस। अब इस गिगर मुलर काउंटर का सबसे पहले तो हम प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। किसी भी पार्टिकल की जब हम बात करते हैं बेटे, तो उस पार्टिकल की खुसूसियत ये होती है कि जब भी कुछ मीडियम में से पास करता है तो उस मीडियम के एटम को आयोनाइज कर देता है। तो उसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इस्तेमाल करते हुए हम उन रेडिएशन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, यानी उनकी आयोनाइजेशन होती है। और जब उस आयोनाइज पार्टिकल्स डिसइंटीग्रेट डिस्चार्ज होते हैं तो फिर हमारे पास इसकी डिटेक्शन पॉसिबल है। डिस्चार्ज का क्या मतलब है कि जब वो आयोनाइज पार्टिकल्स जो कि किसी मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो इन रेडिएशन की वजह से आयोनाइज होंगे, तो उनकी आयोनाइजेशन के बाद वो आयंस जब दोबारा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करके पॉजिटिव आयंस खत्म हो जाएंगे तो इनकी डिटेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव आयंस का चार्ज को अडॉप्ट करके न्यूट्रल एटम के अंदर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाना, उसको हम बोलते हैं कि उस वक्त वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो आयनाइजेशन पावर जो है वो उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है। आयोनाइजेशन पावर of these radiations produce ions and discharging of ions can make detectable radiation, उनको रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काबिल बना देते हैं। इसको हम फिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये डिवाइस किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है, इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। इस डिवाइस के अंदर बेसिकली एक ट्यूब नुमा शक्ल है
उस ट्यूब के अंदर हम गैस के मिक्सचर को फिल करते हैं। वो गैस का मिक्सचर कुछ इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें दो किस्म की गैसेस जो हैं वो डाली जाती हैं। एक इनर्ट गैसेस होती हैं, इनर्ट गैस जैसे कि हमारे पास नियॉन है या हमारे पास ब्रोमीन है। ये गैसेस इनर्ट गैसेस के तौर पर, आर्गॉन है, सॉरी ब्रोमीन नहीं, आर्गॉन और नियॉन, ये गैसेस जो हैं वो इनर्ट गैसेस हैं जो इसके अंदर एज अ प्रिंसिपल गैस के तौर पर काम करती हैं। फिर इससे लोअर पोटेंशियल की एक गैस जो है वो इसमें ऐड की जाती है। वो ब्रोमीन हो सकती है या वो अल्कोहल भी हम बाज़ का यूज़ कर लेते हैं। तो ये उसके अंदर एडिशनल तौर पर यूज, इसे बोलते हैं ये क्विंचिंग गैस है। आगे जाके हम क्विंचिंग का प्रोसेस भी स्टडी करेंगे। फिर इस ट्यूब को एक साइड पे बंद कर दिया जाता है। ट्यूब की जो बॉडी है वो भी मेटल की होती है, वो कैथोड के तौर पर काम करती है। दरमियान में एक सख्त रॉड होता है, वो एनोड के तौर पर काम कर रहा होता है। तो ये चीजें मैं डायग्राम के अंदर भी क्लियर करूंगा। तो अब हम कंस्ट्रक्शन इसकी लिखें तो हम कहेंगे a metal tube is filled with a suitable mixture of gas with 1/10, जिसको आप लिख सकते हैं 0.1 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10 गुना कम प्रेशर के ऊपर हम एक सूटेबल मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो इसके अंदर ऐड करते हैं। This suitable mixture of gas is argon plus bromine और नियॉन के साथ अल्कोहल हो सकती है, नियॉन प्लस अल्कोहल, या फिर हम इधर भी अल्कोहल लिख सकते हैं और ब्रोमीन नियॉन के साथ भी ले जा सकते हैं, अल्कोहल और इसके साथ ब्रोमीन ले जा सकते हैं। ये दोनों मिक्सचर जो है वो हम यूज कर रहे होते हैं। ये सूटेबल मिक्सचर इसलिए कहा मे बी के डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं उन पार्टिकल्स को जब हम यूज करते डिटेक्ट कर रहे होते हैं तो जिस किस्म के पार्टिकल्स होंगे उस तरह का उस हिसाब से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो यूज करेंगे। तो दो गैसेस की मैंने एग्जांपल दी। आमतौर पर इसमें इनर्ट, कोई भी इनर्ट गैस जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जो कॉमनली यूज होने वाली इनर्ट गैसेस हैं वो आर्गन और नियॉन है। उसके साथ भी हम मिक्सचर किसी और गैस का, ब्रोमीन या अल्कोहल का जो है वो शामिल करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इसमें आप मिक्सचर ऑफ गैस बदल देंगे जैसे ही आप रेडिएशन पार्टिकल की नेचर को देखेंगे कि वो डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट गैसेस के मिक्सचर से डिटेक्ट होंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी 1/10 टाइम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। मे बी कि किसी खास पार्टिकल के डिटेक्शन के लिए प्रेशर भी वेरी करना पड़े, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इसको कम ही रखा जाएगा। तो हम कहते हैं कि डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस are used to detect different particles। डिफरेंट पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो यूज करते हैं। अब इसके अंदर और क्या चीज है
और हम कहेंगे कि वन एंड ऑफ दिस ट्यूब is fitted with mica glass या मिका शीट जो है उसके साथ हम एक साइड को इसको बंद कर देते हैं। दूसरी साइड जो है वो किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ करते हैं, इसको बंद करते हैं और उस नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर हम एनोड और कैथोड का जो टर्मिनल है उसको सप्लाई देने के लिए भी हम दो टर्मिनल्स बाहर निकालते हैं। तो हम कहते हैं कि अदर एंड इज क्लोज्ड विद अ नॉन conducting surface carrying terminal of anode and cathode। मैंने जैसे कि बताया था कि ट्यूब के अंदर जो उसकी मेटल बॉडी है वो एक्ट करती है एज कैथोड, और जो सेंटर के अंदर एक रॉड है वो सख्त रॉड होता है वो एक्ट करता है एज एनोड। तो हम कहते हैं आ सेंट्रल रॉड एक्ट्स एज एनोड और surface of tube from inside acts as कैथोड। ये कैथोड के तौर पर यूज हो रही होती। अब एनोड और कैथोड को सप्लाई देनी है और ये सप्लाई हम तकरीबन 400 वोल्ट की सप्लाई जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं टू गिव अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का सबब बनती है बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो इस चीज को अगर हम डायग्राम में ड्रॉ करें तो दिस इज आवर ट्यूब। इस ट्यूब को इस तरह से डिजाइन किया गया। ये अभी जो मैं बना रहा हूं रेड कलर से, ये सारी की सारी इसकी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है और इस नॉन कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर अंदर वाली साइड पर ये जो सरफेस, ये जो तय है जो ग्रीन कलर से मैंने इसके ऊपर मार्क की, दिस एक्ट एज अ कैथोड। और इसी तरह दूसरी साइड पर भी एक ग्रीन सरफेस है जो कैथोड के तौर पर यूज होती है। तो दिस ग्रीन सरफेस दैट इज अ पार्ट ऑफ मेटल बॉडी एक्ट एज अ कैथोड। और सेंटर के अंदर एक रॉड लगाया जाता है जो मेटल का होता है। दिस मेटेलिक रॉड, ये सख्त होता है, हार्ड होता है, इसलिए स्ट्रेट है। दिस एक्ट एज एनोड, ये एनोड के तौर पर काम करता है। और इस एनोड और कैथोड को कनेक्शन देने के लिए ये अंदर से इंटरनली कनेक्टेड होते हैं। ये दो रॉड बाहर की तरफ निकाले जाते हैं। इस एनोड का कनेक्शन इसके साथ है और इन कैथोड्स को इंटरनली तौर पर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, दूसरे को भी इसी तरह। या ये सारी की सारी नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, यानी इस बॉडी के, ये प्लास्टिक का कवर है समझ लें, और इसके अंदर इंटरनली तौर पर कनेक्ट करके इसके ऊपर लेके गए हैं। तो ये 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान में होगा। और इसकी एक साइड को मिका ग्लास के साथ, जो कोई बारीक शीट है उसके साथ हम फिट कर देते हैं। और ये मिका इसलिए लगाया जाता है, मिका प्लेट हम इसको बोल सकते हैं, मिका ग्लास शीट बोल सकते हैं, या जो भी आपने इसको क्लोज करने के लिए लगाना। इसमें बारीक शीट इसलिए यूज की ताकि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो है वो आसानी के साथ इसमें से पास कर सकें।
तो हम इसमें लिखते हैं कि मीका प्लेट इज यूज्ड टू पास अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। क्योंकि इनकी हमने अल्फा और बीटा की रेंज के बारे में बात की थी कि ये ज़्यादा मोटी चीज़ों में से पास नहीं कर पाते। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो है इनकी आयोनाइजेशन पावर जो है एज़ कंपेयर टू गैमा पार्टिकल्स ज़्यादा होती है, इस वजह से ये आसानी से पास नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी प्लेट यूज़ करनी चाहिए जो बारीक सरफेस की हो। गैमा पार्टिकल्स के लिए तो इस मीका प्लेट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो तो गुजर जाएंगे आसानी के साथ। अब हम इसमें गैस की फिलिंग करते हैं। तो मैं जो रेड कलर की गैस बनाऊंगा, ये पार्टिकल्स तमाम के तमाम जो रेड कलर के हैं, ऑल दीज पार्टिकल्स ऑफ इनर्ट गैस, वो इनर्ट गैस जो है वो नियॉन भी हो सकती है, वो आर्गन भी हो सकती है। तो दिस इनर्ट गैस, दिस इज कॉल्ड द इनर्ट गैस, इसको मैं आर्गन ले लेता हूं। यह आर्गन गैस जो है वो मैं यूज कर रहा हूं। आर्गन गैस अकेली काफी नहीं है, इसके साथ हमें दूसरी गैस का मिक्सचर भी ऐड करना पड़ता है। या तो वो ब्रोमीन होगी या फिर हम अल्कोहल जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो अल्कोहल या ब्रोमीन में से कोई भी आप यूज कर सकेंगे। तो इसको मैं ब्रोमीन ये ले लेता हूं। आर्गन गैस जो है दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल गैस। आर्गन गैस एक्ट एज अ प्रिंसिपल गैस, यानी जो रेडिएशन इसमें दाखिल होंगी उन्होंने बेसिकली आर्गन गैस को आयोनाइज करना। और ब्रोमीन जो है इसको क्विंचिंग गैस का नाम देते हैं। क्विंचिंग प्रोसेस है एक पूरे का पूरा, जो मैं आगे जाके वर्किंग में डिस्कस करूंगा। ये चीज हमने यूज करनी। इसमें हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा कि 0.1 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये प्रेशर इतना कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि जब प्रेशर कम होता है, तो आपने चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ है कि प्रेशर ऑफ गैस कम करने से गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, यानी गैस की मूवमेंट कह लें कि कम हो जाती है। जब मूवमेंट कम होगी तो फिर ये गैस पार्टिकल्स उसी टाइम मूव करेंगे अगर इनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी पार्टिकल्स जो है वो आकर फॉल करेंगे। और जैसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी पार्टिकल्स आकर इसके ऊपर फॉल करेंगे तो उस वक्त इसकी ना सिर्फ आयोनाइजेशन होगी बल्कि वो आयोनाइजेशन इसको मूव करने के काबिल भी बनाएगी। वो एनर्जी लेंगे इन रेडिएशन से और मूव करने के काबिल होंगे इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज क्रिएटेड बाय द 400 वोल्ट बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो इसलिए हम प्रेशर को आमतौर पर कम रखते हैं। तो प्रिंसिपल गैस जो है ये काम दिखाएगी। और ब्रोमीन प्रिंसिपल गैस के अंदर एक और खसूसियत भी है, यानी जो इनर्ट गैस है इसके मुकाबले में दूसरी गैस हम ऐसे यूज करेंगे जिसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इनर्ट गैस यानी प्रिंसिपल गैस से कम हो। तो हम इसमें लिखते हैं कि क्विंचिंग गैस हैव लेस आयोनाइजेशन potential than प्रिंसिपल गैस। अब प्रिंसिपल गैस है आर्गन का आयनाइजेशन पोटेंशियल तकरीबन 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि उसके मुकाबले में ब्रोमीन का जो है ये 11.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि कदर उससे कम है। ये इसकी रीजन आगे जाके हमें वर्किंग में समझ आ जाएगी। अब हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। कंस्ट्रक्शन में दोबारा बता देता हूं कि एक मेटल ट्यूब है, उस मेटल ट्यूब में 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर आपने एक सूटेबल मिक्सचर ऑफ गैस जो है वो यूज किया। उसमें एक इनर्ट गैस है और एक आपकी सपोर्टिंग गैस या हेल्पिंग गैस जिसको आप बोल सकते हैं वो यूज की हुई है, जो कि क्विंचिंग गैस कहलाती है। उस मिक्सचर को आपने उसके अंदर
फिल किया और डिफरेंट मिक्सचर जो है ये फिल करते हैं फॉर डिफरेंट तरह की पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए। फिर हमने इसको ट्यूब को एक साइड पर एक नॉन कंडक्टिंग सरफेस के साथ क्लोज किया, दूसरी साइड पे मिका प्लेट के साथ क्लोज किया। मिका प्लेट इसलिए यूज की ताकि अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इसमें से पास कर सकें, और इसकी सरफेस जो सरफेस ऑफ बॉडी जो है वो एक्ट करती है एज अ कैथोड। ये पूरी ऐसे गुलाई में बनी होती है, जैसे ये मेरा मार्कर है और इस गोल मार्कर के अंदर वाली सारी सरफेस एज अ कैथोड एक्ट कर रही होती है। तो इस गोल मार्कर के सेंटर के अंदर ये एक रॉड है जो कि एनोड के तौर पर काम कर रहा है, और इसके ये दो प्लग हैं जहां से हमने 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है। और क्विंचिंग गैस जो आपने इनर्ट गैस के साथ इंटर की है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा एज कंपेयर टू इनर्ट गैस यानी आर्गन गैस। अब हम इसकी वर्किंग जो है उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बेटे ये चीज वर्क करेगी। वर्किंग, सबसे पहले हम इसके अंदर रेडिएशन की एंट्रेंस को देखेंगे। जैसे ही रेडिएशन इसके अंदर इंटर होगी तो वो रेडिएशन इंटर होते ही इसके अंदर मौजूद आर्गन गैस के साथ जाकर टकराते हैं, ये यहां से इसके साथ जाकर कोलाइड कर गए। तो इन रेडिएशन की वजह से वो इनर्ट गैस यानी आर्गन गैस जो है ये आयोनाइज हो जाएगी। जैसे आयोनाइज होगी तो दीज रेडिएशंस प्रोड्यूस आयोनाइजेशन। तो सबसे पहले radiations are entered to produce ionization of argon gas. तो these molecules are ionized, और इन आयोनाइज होने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकलकर एनोड की तरफ मूव करेंगे बिकॉज एनोड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे एनोड की तरफ मूव करेंगे और इस 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इनके दरमियान में डिस्टेंस कम है, पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कैथोड और एनोड के दरमियान में। तो क्या होगा कि हमारे पास ये है, वो मैं फर्जी मॉलिक्यूल बनाता हूं, ये सेंट्रल उसका न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और ये उसके ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मैंने बताया कि मैं फर्जी बना रहा हूं। तो ये रेडिएशंस जो हैं, दीज रेडिएशंस आर स्ट्राइक विद दिस इलेक्ट्रॉन, या इस इलेक्ट्रॉन को उन्होंने निकालने में मदद की। तो रेडिएशंस के फॉल करते ही ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और बाहर की तरफ भाग जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा बेसिकली किसकी तरफ, एनोड प्लेट की तरफ जाएगा। इसने हम एनोड प्लेट की तरफ पहुंचना है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे एक पॉजिटिव आयन बचेगा जो कि बेसिकली इस इनर्ट गैस का है, इस आर्गन गैस का है, जो आपके रेड कलर से इसके अंदर डॉट नजर आ रहे हैं। तो इस आर्गन गैस का पॉजिटिव आयन पीछे रह जाएगा। इसकी डिस्कशन हम बाद में करते हैं कि ये पॉजिटिव आयन किस तरह से ट्रीट होगा। पॉजिटिव आयन, तो पहले हम देख लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज है और एनोड की तरफ भाग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको एक अट्रैक्शन की फोर्स मिल रही है। तो ये एनोड की तरफ जैसे ही भागता जाएगा तो ये रास्ते में जाते हुए बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन भी निकालेगा। मसलन ये यहां से भागकर इसने एनोड तक आना है, तो दरमियान में बहुत सारे गैस के दूसरे मॉलिक्यूल्स भी हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स से टकराएगा। पहले मॉलिक्यूल्स, इसके पास स्पीड काफी ज्यादा है बिकॉज इट इज एक्सेलरेटेड। इसको एक्सेलरेट किसने किया, एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट का मतलब इसको वेलोसिटी दी। जैसे इसको वेलोसिटी मिली तो इसने अगले एक मॉलिक्यूल से टकराया, उस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला है और ये खुद उसके साथ कोलाइड करने के बाद डिफ्लेक्शन करके दूसरी तरफ चला गया। तो ऐसे नहीं लग रहा जैसे एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन बन गए।
फिर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन भी इलेक्ट्रिक फील्ड की अट्रैक्शन में आ जाएगा, ये फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकालना, एक तो ये खुद होगा, इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और एक तो खुद होगा, इसी तरह ये एक फर्दर निकालेगा, एक खुद होगा, और ये भी एक फर्दर निकालेगा, एक खुद होगा। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स निकलते चले जाएंगे जब तक ये यहां से एनोड तक पहुंचेगा तो एक ग्रुप बना लेगा इलेक्ट्रॉन्स का। दिस ग्रुप, ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इट इज क्रिएटेड बाय द कैस्केड। ये कैस्केडेड की वजह से, कैस्केडेड का मतलब होता है कि एक चीज निकली है, उसने आगे मल्टीप्लाई कर करके बहुत सारे वैसी ही चीजें इकट्ठी कर ली हैं, इसको बोलते हैं कैस्केड, जो एक से अगली बनती जाती है। तो इस कैस्केड एक प्रोसेस का नाम है जिसमें एक से बहुत सारी चीजें मिलकर बन जाती हैं। इस कैस्केड के नतीजे में हमारे पास एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा एनोड के ऊपर, तो एनोड के अंदर से एक करंट फ्लो करेगी, वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो काउंट करवाएगी इस रेडिएशन की इस ट्यूब के अंदर एंट्रेंस को। तो हम कहेंगे कि ये रेडिएशन जो है ये ट्यूब के अंदर इंटर हुई है, तो एक अमाउंट ऑफ करंट जो है वो इस एनोड के अंदर से फ्लो की है। तो हम कहेंगे कि दिस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस अ पल्स ऑफ, पल्स बोलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए जो लार्ज करंट फ्लो करेगी, अ पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज काउंटेड अ रेडिएशन, जो कि रेडिएशन को काउंट करेगी, यानी उस इलेक्ट्रिक करंट का आना हमारे लिए रेडिएशन की काउंटिंग है। तो जितनी दफा इलेक्ट्रिक पल्स आएगी उतनी दफा उसमें रेडिएशन जो है वो इंटर होंगी। फिर हम इसके अंदर, चूंकि ये पूरी की पूरी ट्यूब जो है ये बाहर से वोल्टेज से आपने पावर्ड की हुई है, यानी इसको सप्लाई दी हुई है, तो हम इसको उस पावर की वजह से इसको स्केलर मानते हैं। तो स्केलर की डेफिनेशन इसमें क्या आएगी? स्केलर, दिस काउंटर is powered by external source that is called स्केलर। इसको हम एक स्केलर के बराबर बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक रेडिएशन की काउंटिंग कैस्केड के नतीजे में पैदा होने वाला एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो करवा रहा होता है। ये तो था कि रेडिएशन डिटेक्ट हो गई है, अब क्या होगा? अब वो पॉजिटिव आयन की बात रह गई। वो जो इनर्ट गैस का पॉजिटिव आयन है वो किधर जाएगा? पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड द कैथोड, यानी नेगेटिव की तरफ। कैथोड कैरीज द नेगेटिव चार्ज। ये कैथोड जिसके साथ जुड़ा हुआ उसको नेगेटिव में बोलता हूं, ये पॉजिटिव है, तो कैथोड कैरीज द नेगेटिव चार्ज। तो ये आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो ये क्या करेगा? ये ऊपर जाते जाते जैसे ही उस कैथोड प्लेट के करीब पहुंचेगा तो उस वक्त ये ज्यादा टाइम ले रहा होगा, क्योंकि इस पूरे पॉजिटिव आयन के ऊपर जो मैस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट जो है वो बहुत तेजी से होगी टूवर्ड्स द, हालांकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये दोनों ही पड़े हुए हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो कि रेडिएशन की वजह से निकला और पॉजिटिव चार्ज आयन जो कि रेडिएशन के नतीजे में ही बना। लेकिन पॉजिटिव चार्ज आयन एक पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्लो होगी। तो ये जैसे जैसे एनोड पर, कैथोड पर जाकर पॉजिटिव आयन अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा तो इसके लिए ये एक ज्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू द डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की डिटेक्शन तो इस ग्रुप से हो जानी है, उसके बाद हमने पॉजिटिव आयन को जल्द से जल्द खत्म करना है ताकि नई डिटेक्शन जो है वो उसको पॉसिबल बनाया जा सके।
तो इस टाइम के लिए हमें वेट करना पड़ता है, क्योंकि जब तक पॉजिटिव आयन नहीं जाएगा, वो जाकर उसको न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तब तक हम अगली डिटेक्शन जो है वो नहीं बना सकते। तो इस ड्यूरेशन में हमें वेट करना पड़ेगा, इस ड्यूरेशन तक हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस वजह से जीएम काउंटर को यानी गिगर मुलर काउंटर को हम बाज दफा स्लो काउंटर का नाम भी देते हैं कि ये कोई फास्ट काउंटर नहीं है, ये स्लो काउंटर है। इसके लिए इसके पॉजिटिव आयन को खत्म होते हुए टाइम लेता है, तो उस दौरान हमें जितना इंतजार करना पड़ेगा उसको बोलेंगे डेड टाइम। डेड टाइम, ये टाइम आमतौर पर 10 की पावर -4 सेकेंड होता है। तो हम कहेंगे द टाइम रिक्वायर्ड टू वैनिश, टू एलिमिनेट, या वैनिश में हम कह सकते हैं टू एलिमिनेट द पॉजिटिव आयंस is known as dead time because we cannot use for next detection until neutral the आयंस, जब तक वो आयंस न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक हम वेट करेंगे, अगली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं बना सकेंगे, और उसको खत्म करने के लिए पॉजिटिव आयन को ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज पॉजिटिव आयंस आर मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन। तो दिस डेड टाइम, ये सारी रीजन आपने एक्सप्लेन करते हुए लिखनी है। दिस डेड टाइम इज 10 की पावर -4 सेकेंड। तो ये डेड टाइम 10 की पावर -4 सेकेंड बनता है। अब इस डेड टाइम के अंदर हमें वेट करना पड़ेगा, जो कि काफी ज्यादा हमें मुश्किल लगता है। फिर हम इसके अंदर एक और प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। ये एक प्रॉब्लम डेड टाइम का है जो पॉजिटिव आयन की वजह से पैदा हुआ। दूसरा, इसी पॉजिटिव आयन की वजह से एक और प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो ये होता है कि जब ये पॉजिटिव आयन कैथोड पर पहुंचता है तो इसका चूंकि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, मैंने यहां पे लिखा था कि प्रिंसिपल गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, ठीक है, दूसरी क्वेंचिंग गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से ये जैसे ही कैथोड के ऊपर पहुंचता है तो कैथोड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है तो उसमें से इसको तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, तो ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि ये हमारे पास कैथोड प्लेट है। कैथोड प्लेट के पास जब जाएगा, इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सामने से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो कोई 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन हुई है वो लेकर ये खुद तो न्यूट्रल बन जाएगा, लेकिन एक चीज और गलत कर देगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन कैथोड की प्लेट्स छोड़कर इस तक पहुंच चुके हैं, जो पहले पहुंचेगा वो तो इसको न्यूट्रल कर देगा। बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एनोड, वो अट्रैक्ट हो जाएंगे फिर एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड इज अ पॉजिटिवली चार्ज आल्सो। तो जैसे ही वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो फिर बेटे क्या होगा कि वो फिर एक कैस्केड बना देंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ने मूव करना टुवर्ड्स द एनोड, और जब भी एनोड इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है इट इज एक्सीलरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एक कैस्केड बनाएंगे। वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर पॉजिटिव एनोड में से गुजरेगा तो एक इलेक्ट्रिक पल्स क्रिएट करेगा, जिसको हम फॉल्स डिटेक्शन बोलेंगे कि रेडिएशन तो आई नहीं थी, वो तो पॉजिटिव आयन उसके करीब गया था, रेडिएशन की वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं निकलकर इस तक पहुंचा, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से पॉजिटिव आयन की तरफ मूव किया था, जिसकी वजह से कैस्केड बन गया और एक फॉल्स डिटेक्शन जो है वो इसके अंदर हो गई। याद रखिएगा कि हमने एनोड और कैथोड के दरमियान में हाई पोटेंशियल जरूर अप्लाई करना है, लेकिन वो हाई पोटेंशियल
400 वोल्ट इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इसका इलेक्ट्रॉन ही निकाल कर अपने तक ले आए। एनोड खुद इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल रहा, ठीक है। एनोड तक एक इलेक्ट्रॉन फास्ट डिटेक्शन में जो पहुंचा है वो किसने पहुंचाया? वो इनर्ट गैस के पॉजिटिव आयन ने पहुंचाया, ठीक है। तो एक चीज हमने ये याद रखनी है कि एनोड और कैथोड के दरमियान में जो ये पोटेंशियल अप्लाई करना है, ये जरूरी नहीं कि हर दफा 400 वोल्ट ही हो, ये इतना अप्लाई करना है कि आर्गॉन जो प्रिंसिपल गैस है इसका हमने देखा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका दूसरी गैस का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो जिस मिक्सचर के अंदर जो गैस मौजूद है उसमें जो सबसे कम गैस, कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल वाली गैस होगी, जैसे कि इसमें कुंचिंग गैस है, उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल से भी कम पोटेंशियल जो है, जिसको हम बोलते हैं वो वर्किंग पोटेंशियल जो है वो होना चाहिए। ये ना हो कि रेडिएशन की वजह से आयोनाइजेशन जो हुई है, ये होने की बजाय इलेक्ट्रॉन इस एनोड के अट्रैक्शन में आकर फिर आयोनाइज होना शुरू हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं कि कुंचिंग गैस का पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस के पोटेंशियल से कम होता है, उस कुंचिंग गैस के पोटेंशियल से भी कम पोटेंशियल होना चाहिए, फिर ये वर्किंग पोटेंशियल कहलाएगा। तो वो पोटेंशियल आपने यहां पर एनोड और कैथोड के दरमियान में अप्लाई करना है, ताकि गैस एनोड और कैथोड के पोटेंशियल से ही आयोनाइज ना हो बल्कि रेडिएशन से आयोनाइज हो। एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि ये एनोड और कैथोड के दरमियान में जो पोटेंशियल है ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनोड कैथोड मूव्स टुवर्ड्स द एनोड, ये खुद मूव ना करें। यहां पर जो फास्ट डिटेक्शन हुई है इसका हमने हल सोचा हुआ है, वो क्या है? ये फास्ट डिटेक्शन हुई है आर्गन गैस की वजह से, कि उसके अंदर हमने इनर्ट गैस है, उसकी पॉजिटिव आयन जैसे ही कैथोड प्लेट के पास पहुंचते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसकी वजह से वो कुछ इलेक्ट्रॉन लेकर तो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो बाकी के जो आयंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव करते हैं कैथोड की तरफ, वो जाते जाते एक कैस्केड बना देते हैं, जिसकी वजह से एक फास्ट डिटेक्शन होती है। इसका हमने इलाज ये सोचा कि हम इसके अंदर ब्रोमीन गैस ऐड करते हैं, दैट हैव स्लाइटली लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल देन, ये चीज मैंने लिखी थी कि क्वेंचिंग गैस हैव स्लाइटली लेस आयनाइजेशन पोटेंशियल देन प्रिंसिपल गैस। इसका फायदा क्या होगा? प्रॉब्लम सारी की सारी कहां पे है बेटे? प्रॉब्लम यहां पे है कि पॉजिटिव आयन जाकर कैथोड से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है और फाल्स डिटेक्शन बनती है। डेड टाइम का दूसरा हमारा नुकसान था, डेड टाइम का कोई सोल्यूशन नहीं है। डेड टाइम एक नुकसान है इस जीएम काउंटर का, जो कि फिर इसके ऊपर लेबल लगवा देता है कि ये स्लो काउंटर है, आपको डेड टाइम तक वेट करना पड़ेगा, अगली रेडिएशन उतनी देर तक आप डिटेक्ट नहीं करवा सकते। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम का हमने हल सोच लिया कि जो पॉजिटिव आयन है ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसका कुछ ना कुछ तो हल निकालो ना, ये ना हो कि हमारी फास्ट डिटेक्शन होती रहे। तो इसका हल हमने ये निकाला कि पॉजिटिव आयन को झपट कर पकड़ लो, यानी जो चीज आपको काबू नहीं आ रही होती आप उस पर छलांग लगाते हैं, उसे झपट कर पकड़ लेते हैं। और किसी चीज को झपट कर पकड़ने को क्विंच बोलते हैं, कि कोई चीज नुकसान दे आप उसको क्विंच करके ऐसे पकड़ लो, ठीक है, झपट कर पकड़ कर अपने पास रख लो। तो क्विंच करने के प्रोसेस को दो तरीकों से किया जाता है। क्विंच करने के अंदर आप इस पॉजिटिव आयन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, पॉजिटिव आयन को झपट कर पकड़ो और उसको खत्म कर दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्विंचिंग, कि पॉजिटिव आयन को खत्म करने का नाम क्विंचिंग है। क्विंचिंग के दो मेथड हैं, एक है सेल्फ क्विंचिंग और दूसरा है इलेक्ट्रिकल क्विंचिंग। मैंने जैसे कि आपको वर्किंग में समझाया कि हमारी डिटेक्शन रेडिएशन की वजह से जब आयोनाइजेशन होती है तो उसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट होकर एनोड तक पहुंच जाते हैं, वो एक कैस्केड बना के, तो डिटेक्शन तो खत्म हो गई। पॉजिटिव आयन टुक लॉन्गर टाइम टू मूव कैथोड प्लेट एंड गेट डिस्चार्ज, उसको डिस्चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम लगता है, उतनी देर तक आपको वेट करना पड़ेगा जो कि डेड टाइम होगा। हम क्या चाहते हैं कि उस पॉजिटिव आयन ने अगर कैथोड पर पहुंच के डिस्चार्ज हो भी गया तो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो फास्ट डिटेक्शन की तरफ आपको लेके जाएगी, उसको रास्ते से जाते जाते क्विंच करके खत्म कर दो।
तो एक प्रोसेस है उसका सेल्फ क्वेंचिंग का। सेल्फ क्वेंचिंग के प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गन गैस के अंदर अल्कोहल गैस और नियोन गैस के अंदर ब्रोमीन गैस जो है वो ऐड कर देते हैं। इस कॉम्बिनेशन से, इस मिक्सचर से हमें क्या मिलता है, इस मिक्सचर से ब्रोमीन का या अल्कोहल का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है देन इनर्ट गैस। तो जैसे ही इसके अंदर वो पॉजिटिव आयन पैदा होगा, पॉजिटिव आयन ने कैथोड की तरफ जाना है, तो रास्ते में वो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेगा कॉन्टिन्यूसली, एक दफा की, दूसरी दफा की, तीसरी दफा की, यानी एक मॉलिक्यूल के साथ की नहीं काम बना, अगले मॉलिक्यूल के साथ की नहीं काम बना, उससे अगले मॉलिक्यूल के साथ करेगा। तो वो इनर्ट गैस का जो मॉलिक्यूल है, वो अल्कोहल मॉलिक्यूल जो कि उसमें मिक्सचर में ऐड है, उसके साथ कॉन्टिन्यूसली कोलिजन करने की वजह से क्या हासिल करेगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा और उस गैस को, जो कि क्वेंचिंग गैस कहलाती है, ब्रोमीन गैस है तो वो, या अल्कोहल है तो वो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो वो क्वेंचिंग गैस है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल कर वो अडॉप्ट कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन निकाल कर ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन वो इलेक्ट्रॉन उसमें से लेगा तो खुद आयोनाइज से डिस्चार्ज हो जाएगा। वो तो खत्म हो गया, अब उसकी डिस्चार्जिंग तो हो गई, अब वो ब्रोमीन या अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वो पहुंचेंगे कैथोड के पास, उनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, उनकी एनर्जी कम है, वो एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हासिल करने की बजाय वो अपने आप को बस डिस्चार्ज करने के लिए ही एनर्जी जो है वो यूज कर रहे होते हैं। वो उतने ही इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकालेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स की उनको जरूरत होती है। इस तरीके से वो इलेक्ट्रॉन को अडॉप्ट करके खुद डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब देखो यहां पे कितना जबरदस्त तरीका है जो कि गिगर मुलर ने सोचा कि इनर्ट गैसेस को डायरेक्ट डिस्चार्ज करने की बजाय एक इनडायरेक्ट मेथड दिया डिस्चार्जिंग का। इनडायरेक्ट मेथड इस देने के लिए उसने क्वेंचिंग गैस का मिक्सचर उस आर्गन गैस जो कि प्रिंसिपल गैस है उसमें ऐड कर दिया। तो आर्गन का जो पॉजिटिव आयन था वो क्वेंचिंग गैस से डिस्चार्ज होता है और क्वेंचिंग गैस का आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम है, वो अपनी एनर्जी सिर्फ अपने आप को डिस्चार्ज करने के लिए यूटिलाइज करता है, तो वो एनोड प्लेट, कैथोड प्लेट से जाकर डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे फाल्स डिटेक्शन का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है और हम ऐसे समझते हैं जैसे पॉजिटिव आयन को हमने क्वेंचिंग गैस से पकड़कर खत्म करवा दिया। ये तो था सेल्फ क्वेंचिंग, और हमारे ज्यादातर कमर्शियल जो जीएम काउंटर्स हैं उनमें सेल्फ क्वेंचिंग का मेथड जो है वो इस्तेमाल होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग। इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग में ये होता है कि एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, इनके दरमियान में आपने एक हाई पोटेंशियल क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही रेडिएशन इसके ऊपर आके फॉल करेंगी, इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की तरफ जाएगा, रास्ते में जाते जाते एक ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना लेगा ड्यू टू कैस्केड, तो वो इलेक्ट्रॉन एक पल्स जनरेट करेगा जिससे हमारी रेडिएशन काउंट हो जाएंगी। अब रेडिएशन जैसे ही काउंट हुई, एक पल्स काउंट हुई, फौरन आप इसका पोटेंशियल के टर्मिनल्स उल्टे कर दें, यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बना दें, नेगेटिव पॉजिटिव बना दें। उससे क्या होगा, हमारे एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हमारे एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो नेगेटिव चार्ज फौरन उस मिक्सचर ऑफ गैस में जो भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो कि प्रॉब्लम फिर डिटेक्शन के बाद पॉजिटिव चार्ज का रह जाता है, तो उस पॉजिटिव चार्ज को एनोड अपनी तरफ खींच लेगा डेट हैव नेगेटिवली चार्ज नो। कि इलेक्ट्रिकल क्वेंचिंग में आपने पोटेंशियल उल्टा कर दिया तो उसने क्वेंच करके उस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ लिया, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे एनोड के ऊपर आएंगे अब फास्ट डिटेक्शन का होने का खदशा भी नहीं है, वो उसे इलेक्ट्रॉन लेंगे बिकॉज नो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो आप उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव करके आप उसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके पॉजिटिव चार्ज को एनोड की तरफ ले आते हो, तो पॉजिटिव चार्ज एनोड से आकर इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और वो न्यूट्रल हो जाते हैं, या डिस्चार्ज जिसको हम बोलते हैं कि वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पॉजिटिव चार्ज खत्म होते हैं, तो न्यू डिटेक्शन के लिए अब रेडी हो गए। ये दो प्रोसेस थे हमारे पास क्वेंचिंग के, और इस तरीके से बेटे आप अपनी वर्किंग जो है उसको खत्म करते हैं। वर्किंग में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरह से डिटेक्शन होती है, डेड टाइम क्या है, क्वेंचिंग क्या है, क्वेंचिंग करने के मेथड्स क्या है, ये हमने डिस्कस किए। अब इसके यूजेस पर अगर आ जाएं तो यूजेस में सबसे पहले हम यूज करते हैं इस जीएम काउंटर को फॉर डिटेक्शन ऑफ गैमा रेज।
गैमा रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। गैमा रेज कैसे डिटेक्ट होती हैं एसजीएम काउंटर से? गैमा रेज के बारे में मैंने इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर टॉपिक के अंदर भी आपको बताया था कि गैमा रेज खुद आयोनाइजेशन जो है वो डायरेक्टली अपनी डिटेक्ट नहीं करवाती। गैमा रेज डू नॉट प्रोड्यूस द डायरेक्ट आयोनाइजेशन आर डिटेक्टेड बाय द काउंटर। ये काउंटर से डायरेक्ट आयोनाइजेशन नहीं करवाएंगे। ये क्या करेंगी? गैमा रेज आर एब्जॉर्ब्ड विद द गैस और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स में जाकर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे गैमा रेडिएशन दाखिल होंगी तो ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो उसमें मौजूद है वो गैमा रेज को अडॉप्ट कर लेंगे। वो गैमा रेज जैसे अडॉप्ट होंगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी उस मॉलिक्यूल्स और एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड एंड मेक अ कैस्केड, और वो कैस्केड के नतीजे में ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड पर आएगा। वो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके बाहर जाएगा, जो कि एक पल्स ऑफ करंट की सूरत में आ जाता है। ये मैंने शॉर्ट टाइम के लिए बस नेगेटिव और पॉजिटिव को उल्टा किया है, असल में यही नेगेटिव है और ये पॉजिटिव फिर देर तक रहेगा। अच्छा, शॉर्ट टाइम के लिए वो डिटेक्शन जो है वो पल्स के तौर पर आपके पास आ जाएगी। इस तरह से गैमा रेज की डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल है। फिर बेटे इससे हम न्यूट्रॉन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन्स को डिटेक्ट करने के लिए आप इसके अंदर जो गैस इस्तेमाल करोगे या तो वो हाइड्रोजन होगी या वो ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड होगी। ये दो गैसेस जो हैं वो आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ आर्गन और अल्कोहल और नियॉन और ब्रोमीन, या इसके अलावा कोई मिक्सचर की बजाय आप हाइड्रोजन को प्रेफर करोगे। हाइड्रोजन को क्यों प्रेफर करोगे? क्योंकि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का मास और न्यूट्रॉन का मास बराबर है। न्यूट्रॉन आकर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ इलास्टिक कोलिजन करेगा तो न्यूट्रॉन को निकालकर न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज को निकालकर बाहर भेज देगा, और वो जैसे पॉजिटिव चार्ज निकलकर बाहर जाएगा तो पीछे क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की कशिश में तो नहीं रहेगा, प्रोटॉन की कशिश में तो था। वो इलेक्ट्रॉन फिर क्या करेगा? मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड एंड मेक अ कैस्केड एंड डिटेक्ट विद द पल्स ऑफ करंट। तो वो पल्स ऑफ करंट से न्यूट्रॉन जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर पेनिट्रेशन पावर को डिटेक्ट करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तीसरा इसके यूज में कि पेनिट्रेशन पावर कि घुस जाने की ताकत। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि कुछ रेडिएशंस ऐसी हैं जो हम कंक्रीट की दीवार से रोक सकते हैं, लेकिन कुछ रेडिएशन ऐसी हैं कि हमें आम दीवार के ऊपर प्लास्टिक शीट लगाकर भी उनको स्टॉप किया जा सकता है। मसलन न्यूट्रॉन्स हैं तो आप अगर किसी जगह पर किसी फैक्ट्री में बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं तो वहां पर क्या करें कि हम दीवारों के ऊपर इंसुलेशन चढ़ा दें, प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं, तो वो न्यूट्रॉन स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी रेडिएशंस होती हैं जो मोटी दीवारों से, कंक्रीट की दीवारों से रुकती हैं, तो वहां पर हम रूम जो है वो उसी लिहाज से बनाएंगे। तो ये चीज कि हमने अपनी बिल्डिंग्स का इन्वायरमेंट कैसा रखना है, वो किस तरह की बनानी है, किस रेडिएशन इन्वायरमेंट में कैसी होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें रेडिएशंस की पेनिट्रेशन पावर को चेक करना होगा। पेनिट्रेशन पावर को चेक करने के लिए हम इस विंडो को, जो कि मीका विंडो यहां पे हमने लगाई है, इसके बजाय हम अल्फा और बीटा की अगर पेनिट्रेशन पावर को चेक करना है तो इसकी जगह पर बेटे आप एल्यूमिनियम या लेड ये इसकी विंडोज यूज करेंगे और उस एल्यूमिनियम या लेड की विंडो की मोटाई डिफरेंट कर देंगे। मसलन आपने अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करना है या बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर को डिटेक्ट करना है तो उसकी थिकनेस, मोटाई को बड़ा करते जाओगे या छोटा करते जाओगे, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि अल्फा और बीटा की पेनिट्रेशन पावर कितनी ज्यादा या कम है। डेफिनेटली अगर मोटी तय होगी लेड या एल्यूमिनियम की, उसमें से वो पार्टिकल्स गुजर जाएंगे तो उनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। लेकिन अगर स्टॉप हो जाएंगे तो फिर हमें बारीक तय करके चेक करना होगा, उससे बारीक तय कर, यानी हमें अंदाजा हो जाएगा कि वो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर मोटी एल्यूमिनियम या लेड की तय में से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स गुजर सकते हैं या नहीं गुजर सकते। इसी तरह बाकी पार्टिकल्स के लिए भी हम यहां पर लगाई जाने वाली जो विंडो है, जो अभी मीका की बनी है,
उस के लिहाज से डिफरेंट मटेरियल्स की और डिफरेंट थिकनेस की, मोटाई की विंडो जो है वो यूज करके इनकी पेनिट्रेशन पावर को चेक कर सकते हैं। फिर बेटे आप डिफरेंट पार्टिकल्स की रेंज को भी इसके जरिए चेक आउट कर सकते हैं कि किस पार्टिकल की कितनी रेंज है, वो भी हमारे जीएम काउंटर से यूज हो जाएगी। मैंने इनकी सिर्फ हेडिंग्स लिखी हैं आपने, और इसकी डिटेल आपको बोल दी, आपने डिटेल इसकी लिखनी है जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है कि गैमा रेज के और किस तरह से डिटेक्ट होती हैं, न्यूट्रॉन्स किस तरह से डिटेक्ट होते हैं, पेनिट्रेशन पावर किस तरह से चेक होती है, और ये डिवाइस रेंज ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इट्स ऑल अबाउट जीएम काउंटर। जीएम काउंटर कैसे है, किस तरह से बना, और इसकी वर्किंग क्या है, और इसके अंदर क्वेंचिंग का प्रोसेस और यूज क्या है। ओके बेटे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।